नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग जून 2025 के क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज के सीरीज में हम लोग साथियों पैसेज पढ़ेंगे, 2 पैसेज को पढ़ेंगे और उसके आंसर को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो भी आपको आंसर बताया जाएगा वो एनटीए के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर है उसको कराया जाएगा। तो चलते हैं साथियों, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पैसेज अगर पढ़ करके आप एग्जाम में बना लेते हैं सही तो आपको 20 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप गलती एग्जाम में ना करेंगे। अगर एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ऐसे विद्यार्थी से पीछे हो जाएंगे जो आपसे बहुत आगे हैं। तो चलते हैं, पढ़ते हैं पैसेज। पहले फर्स्ट पैसेज आपका ये कह रहा है कि इसको देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं। आख्यान को कैसे आगे ले जाया जाए, ऐसे प्रश्नों के निरंतर से ही कोई आख्यान बुना जाता है। किसी सभ्यता में बल्कि किसी भी भाषिक संस्कृति में आख्यान को आगे बढ़ाने के कितने और कैसे विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। इसी से उस सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि आंकी जा सकती है। जब भी कोई लेखक ऐसी किसी प्रश्न पर आ ठिठकता है तब उसकी कल्पनाशीलता कहाँ तक और किस तरह से जा सकती है, वो कितनी उड़ान भर सकती है, इस पर एक अदृश्य मर्यादा हर भाषा के रेशों के भीतर ही स्पंदित होती रहती है। उस मर्यादा की बहुलता ही किसी भाषिक संस्कृति की शक्ति होती है। तभी वाल्मीकि ने नल नामक वानर सैनिक को शिल्पकर्ता विश्वकर्मा के वरदान से युक्त किया होगा और यह देखा होगा कि उसके बनाए सेतु बन सकता है। पहले वाल्मीकि इस पर रुके होंगे, लेकिन फिर इस रास्ते उन्होंने समुद्र पर सेतु बंध बनाने का निश्चय किया होगा। यही निश्चय रामायण के पन्नों पर फैल गया। इस तरह राम वानर सेना और राम कथा को आगे ले जाने के लिए नल के दैवीय कौशल के सहारे वाल्मीकि ने समुद्र की विराट जलराशि पर 100 योजन का सेतु बनाकर तैयार किया होगा। संयोग से यही पुल गोस्वामी तुलसीदास को ऐसा मालूम दिया होगा, मानो वह तैर रहा हो। तो साथियों, अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि कौन होगा। कह रहा है गाधांश के अनुसार आख्यान को कैसे बुना जा सकता है। तो आख्यान को कैसे बुना जा सकता है, 141 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 3rd लिया है। यानी आख्यान को कैसे आगे ले जाए, ऐसे प्रश्नों को निरंतर से, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ऐसे प्रश्नों के निरंतर से ही कोई आख्यान बुना जाता है। देखिए फर्स्ट ही लाइन में आपको इसका आंसर मिल गया। तो इसका आंसर ये होगा 3rd। आप आसान से अगर पढ़ लेंगे निश्चित रूप से तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 142 का यही पैसेज है। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे टोटल एक पैसेज से। तो अब दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साथियों। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक के अनुसार किसी सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि कैसे आंकी जा सकती है। तो कैसे आंकी जा सकती है साथियों, 142 का जो है 1 आंसर है कि आख्यानों को आगे बढ़ाने वाली बहुवैकल्पिक संभावनाओं की मौजूदगी से। इसका आंसर ये हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए साथियों लिखा है भी कि आख्यानों को आगे बढ़ाने के लिए कितने और कैसे विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पे बहुवैकल्पिक यहाँ पे है ना, कितने और कैसे, यही शब्द यहाँ पे आपको चेंज करके लिख दिया है। यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है इसका। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। 143 इसमें कह रहा है आपको कि गाधांश में लेखक ने वाल्मीकि को किस रूप में देखा है। इसमें जो आयोग ने आंसर लिया है पैसेज के अनुसार 143 का वो 2 है। यानी कि एक अपूर्व कल्पनाशील कवि के रूप में जिसने राम कथा को आगे लाने हेतु समुद्र पर 100 योजन का सेतु तैयार किया होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, वाल्मीकि से के पॉइंट से आप पढ़ना शुरू कीजिए। इसमें जो कह रहा है
कि नामक नरवानक सैनिक को शिल्पकर्ता विश्वकर्मा के वरदान से युक्त होगा और यह देखा होगा कि उसके बनाए सेतु बन सकता है। पहले वाल्मीकि इस पर रुके होंगे, लेकिन फिर इस रास्ते उन्होंने समुद्र के सेतु बनाने का निश्चय। देखिए आपको यहाँ से ये लाइन मैच कर रहा है। तो चलते हैं साथियों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 144 अब देखते हैं पैसेज को। 144 में करा है कि इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि आप जो ये पैसेज पढ़े, इसका आखिर जो कोई लिखने वाला लेखक लिख रहा है इस पैसेज को, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको देखना है। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पैसेज को, तो आपको लगेगा कि हाँ इसका ऑब्जेक्ट जो है ये है। तो चलते हैं साथियों, इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा ये हम लोग अब देखते हैं। 144 का जो आंसर होगा आयोग के अनुसार ये होगा, पैसेज के अनुसार। तो कह रहा है यह स्पष्ट करना है कि आख्यान केवल कथा कहानी नहीं, बल्कि कल्पना से बुना हुआ परिष्कृत जीवन यथार्थ है, जिसमें किसी सभ्यता की सृजनात्मक समृद्धि फलीभूत। आप जब इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भी कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। तो चलते हैं साथियों इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 145 कह रहा है कि भाषिक संस्कृति की शक्ति से क्या आशय है, क्या आशय है साथियों। 145 का जो पैसेज के अनुसार आंसर है ये है, मिथकीय कथा को मर्यादित भाषा में कल्पना और यथार्थ के बहुमेल से प्रस्तुत करना। तो चलते हैं साथियों अब इसका नेक्स्ट पैसेज की ओर। नेक्स्ट पैसेज आपको एक और पैसेज होगा जिसको आपको रीड करना है ध्यानपूर्वक, और देन आफ्टर आपको आंसर टिक करना है। तो नेक्स्ट पैसेज में इसमें लिखा भी है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित इसी के अनुसार आपको आंसर देना है। अपना कोई इसमें दिमाग नहीं करना, जो पैसेज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक आउट करना है। और ये ऐसा क्वेश्चन माना जाता है 10 क्वेश्चन जिसको आप बहुत ईजिली नंबर ऑप्ट कर सकते हैं साथियों। तो पढ़ते हैं दूसरा को पैसेज। कह रहा है रचना रचना के भीतर पाठ में वास करता है, जिसे जोरावरी ऊपर से खींच नहीं पाया जा सकता। इसलिए औसत आलोचक रचना की प्रशंसा या निंदा करके ही ठहर जाता है। वह रचना का वास्तविक यथार्थ मूल्य बताने में असमर्थ रहता है। मर्मज्ञ आलोचक एक खास तरह से रचना की पुनर्रचना करता है। इससे पाठक की रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति, परिष्करण के साथ सृजनात्मक विस्तार होता है। अच्छा पाठक और आलोचक वही है जो कविता की पहले बिना किसी दुराग्रह के क्लोज रीडिंग करता है और उसके बाद कला वस्तु के कथ्य और रूप का विश्लेषण करता है। रचना संवाद के साथ रचना संवाद से रचना की धातु का पता चल जाता है और रचना की प्रभाव क्षमता की पकड़ भी बढ़ जाती है। इस क्रिया से रचना के मूल्य निर्धारण में सुगमता हो जाती है। कई बार रचना इतनी जटिल दुरह संश्लिष्ट होती है कि रचना के राग दीप्त सच से साक्षात्कार एक चुनौती होती है। कविता का कार्य है भाव का परिष्करण, उदात्तीकरण। कविता को पद का पर्याय न मानना कविता को पद का एक प्रकार विशेष है। कविता की अनेक परिभाषाएं आलोचक गढ़ते रहते हैं, वे प्रायः आयातित होती है। तुक और लय के विश्राम का भी कविता में अलग तरह का सृजन संदर्भ रहता है। ध्यान रहे कि आलोचक सिद्धांत अटल धर्म नहीं, उसमें निरंतर परिवर्तन की अपेक्षा रहती है। आप ये पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अनुसार। कह रहा है 146 का क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचना का सिद्धांत अटल धर्म नहीं है। इस पंक्ति के आलोक में आलोचना का आदर्श है क्या है। 146 का पैसेज के अनुसार 2 आंसर है, यानी बिना किसी दुराग्रह के पाठ की क्लोज रीडिंग और रचना संवाद के साथ कला वस्तु के कथ्य और रूप का विश्लेषण। ये साथियों हम लोग पढ़े हैं, तो इस लाइन को भी हम लोगों ने देखा है। तो देखते हैं कि कौन हो सकता है साथियों। क्लोज रीडिंग की बात यहाँ पे कह रहा है साथियों, किसी दुराग्रह के लिए। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, देखिए आप लोग, किसी दुराग्रह के क्लोज रीडिंग करता है, ये है ना, आ गया ना, यहाँ से आपका आंसर बन रह गया ऑप्शन। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 147 कह रहा है गद्यांश के अनुसार रचना को सच को कैसे पाया जा सकता है।
कैसे पाया जा सकता है साथियों? हम लोगों ने देखा है कि रचना के सच का भीतरी पाठ में वास करता है। स्पष्ट यहाँ पर लिखा, रचना के भीतरी पाठ में प्रवेश करके ये देखिए कितना इजी तरीके से आपको फर्स्ट ही लाइन में इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर 147 का 1 होगा साथियों। फ्री का मार्क्स है साथियों। इसी तरह साथियों आप इसी तरह महत्वपूर्ण कंटेंट प्राप्त करने के लिए PYQ को कंप्लीट तैयारी करने के लिए पोस्टमार्टम जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल जोश नेट JRF को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। जो कोई फैमिली में अगर आप इस तरह की तैयारी कर रही होगी या कर रहा होगा उसको आप शेयर करेंगे, उनको बताएंगे साथियों। इसी तरह आप हम लोग हमारे चैनल को आप प्यार देते रहेंगे। चलते हैं 148 की तरफ। रचना के राग दीप्त सच को साक्षात्कार एक चुनौती कैसे है? तो 148 का कैसे है? तो यह प्राय रचना जटिल दूरह संश्लिष्ट होती है, इसलिए रचना के राग दीप्त सच को साक्षात्कार एक चुनौती है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा भी था, इतनी जटिल दूरह और संश्लिष्ट होती रचना, यह देखिए है ना, स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ से आगे आपको चलते हैं 149 में क्वेश्चन क्या करें? मर्मज्ञ आलोचक द्वारा रचना की पुनः रचना से पाठक कैसे लाभान्वित होता है? तो कैसे होता है? पाठक की रसानुभूति सौंदर्यानुभूति के परिष्करण के साथ उसका सर्जनात्मक विस्तार होता है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसका थर्ड आंसर होगा 150 में क्या है? गद्यांश के अनुसार कविता के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है? असत्य कथन कह रहा है कि इसमें कविता का कार्य है भावों का परिष्करण उदात्तीकरण, ये सही है। कविता पद का एक प्रकार विशेष है, ये भी सही है। आलोचक कविता की अनेक आयातित परिभाषाएं गढ़ते रहते, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अनेक परिभाषाएं आलोचक गढ़ते रहते, देखिए यहाँ पे है ना, तो ये सही है। इसमें पूछ रहा है कि कौन इसमें ऐसा नहीं है? तो तू कर लय की गतिशीलता नहीं साथियों, तू कर लय के विश्राम का भी एक कविता में अलग तरह का सृजन है। यहाँ पे विश्राम है तो ये गतिशीलता कैसे होगा? यहाँ पे विश्राम होगा, देखिए कैसे विश्राम होगा। तो इस तरह से ये लाइन गलत है, तो आपका आंसर असत्य पूछ रहा है तो 4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार JRF आप लोगों का दिसंबर 2025 में JRF कम इजीली पास करना चाहते हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इसी तरह मनोरंजन और महत्वपूर्ण कंटेंट PYQ साथ ही पेपर 1 का कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों।